हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि जानते हैं, मेरे चैनल पर मैथमेटिक्स के वीडियो चल रहे हैं जिसमें बीएससी एमएससी के मैथमेटिक्स पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और मेरे 9 से लेकर के 11 तक में भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो मैंने अपलोड किया है, ज़रूर जाके वॉच करिएगा। आज का जो मेरा वीडियो मैं उस पर आपको डिस्कस करना चाहूँ तो मैं आपको कल ही रात में बता दिया था कि मेरा आने वाला वीडियो जो है व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू मैंने बताया था आप सबको कि मैं नई शिक्षा नीति की मंजूरी जो हमारे कैबिनेट द्वारा मिली है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर क्या नियम होंगे और नई शिक्षा नीति किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, जूनियर हो, इंटर कॉलेजेस हो, कि चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो यूजी पीजी हो। मैं कहना चाहूँगा सभी के लेकर के मैं आज डिस्कशन करने आया हूँ, क्योंकि रात को जब ये कैबिनेट को मंजूरी मिली है तो मैंने इस शिक्षा नीति को अच्छे से अध्ययन किया और मुझे लगा कि जो बातें अभी तक मीडिया के माध्यम से या जो अभी बातें आपको अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं उसको विथ एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आऊँ। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी ये बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए है या जो शिक्षा संबंधित है, ये उन सभी लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं या जो बच्चे जिनके पढ़ने वाले हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे प्राइमरी स्कूल्स के हों, उन सभी के लिए आज का वीडियो है ये। और ये वीडियो आपको एक तरह से बहुत खुशी देने वाला वीडियो है, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति का परिवर्तन है, ये मैं कहूँगा कि ये एक ऐसे नए युग का आरंभ है जिसमें बच्चों को कम बोझ में और अच्छी शिक्षा मिलेगी। कम उम्र में वोकेशनल कोर्सेज में, व्यावसायिक कोर्सेज में वो जा सकेंगे। इस तरह के जो ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और बहुत सी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मोदी सरकार के कैबिनेट में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि कैबिनेट बैठक में आज की नई शिक्षा नीति को भले मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 34 साल में शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप जैसा कि देखते होंगे, हमारा सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 आई थी और अब उसमें जो है 1992 में, मतलब 1992 में थोड़ा संशोधन किया गया था। उसके बाद से कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई। मतलब हमारे पास जो भी शिक्षा नीति है वो 19वीं सदी की थी और अभी तक वो शिक्षा नीति जो थी हमें लेटेस्ट अपने मैं कहना चाहूँगा कि 2000 के बाद से कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई। और आज जो है उसका रात में, मतलब कल रात को लगभग 29 जुलाई को शाम को मोदी कैबिनेट के द्वारा जो है हमारे केंद्र सरकार के गवर्नमेंट द्वारा उसको अप्लाई किया गया है। और जल्द ही वो कब से लागू होगी, कब से वो हमारे सामने आएगी, ये मैं चीज़ें वीडियो के अंत में बनाऊंगा। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चाहे आप ग्रेजुएशन के छात्र हों, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप प्राइमरी के हों, चाहे स्कूल के हों, कोई भी हो, ये सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 34 साल में शिक्षा नीति जो आप देख रहे होंगे, 34 साल की शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और सबसे मुख्य अगर मैं बात आपको बताऊं तो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। ये चीज़ें यहाँ पर इनिशिएटिव किया गया है। और हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर होगा। मतलब हायर एजुकेशन में देखते होंगे आप, यूजीसी होता है, एआईसीटीई होता है, मतलब कई लोग उस पर नियम बनाते हैं, तो उसमें एक रेगुलेटर को बनाया जाएगा, एक नियम बनाने वाले होंगे। और लॉ और मेडिकल वाले को छोड़ करके जो नियम बनाते हैं, नीट और जो लॉ और मेडिकल से संबंधित है, उनको छोड़ के बाकी सबके रेगुलेटर को, मतलब जो अप्लाई कराते हैं, जो नियम बनाते हैं, कॉलेजों के लिए नियम बनाते हैं, शिक्षकों के लिए बनाते हैं, वो सब एक मार्गदर्शक होगा। इसको लेकर के इस शिक्षा नीति में है मसौदा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीआर तक पहुंचने का लक्ष्य। जीआर का मतलब है कि ग्रॉस रेशियो है, ये ग्रॉस रेशियो है। इसको मैं आगे आपको मतलब क्लियरली बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। मैं मुख्य बातें हम आपको पहले डिस्कस करें। ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने जो आपके लिए सुंदर, जो आपको समझने लायक ईजिली बताया, वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो छात्र, मैं आप देखते होंगे क्लास 1 से लेकर के हमारे यहाँ 10+2 प्रणाली थी।
कौन सी थी? 10+2। तो 10+2 क्या होता था? 10 तक तो हम 1 से 10 तक कोई भी विषय लेकर के चल सकते थे, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, चाहे उसमें मैथ्स के हो, साइंस के हो, हम लेके चल सकते थे। लेकिन 10th के बाद जस्ट हमें ये क्लियर करना होता था कि हम कॉमर्स से जाना चाहते हैं, हम साइंस से जाना चाहते हैं, हम मैथ्स से जाना चाहते हैं, मतलब हम साइंस ग्रुप से जाना चाहते हैं या आर्ट साइंस के ग्रुप जाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम कहाँ क्लियर करते थे? 10+2 की पैटर्न पर। लेकिन अब जो पैटर्न है वो अलग है। उसमें क्या है कि आर्ट का छात्र, चाहे वो 9th का हो चाहे वो 12th का हो, आर्ट का छात्र हमारा, कोई भी आर्ट का छात्र हो, वो चाहे तो बायोलॉजी पढ़ सकता है, आर्ट का छात्र है वो तो मैथ लेकर के चल सकता है अपने इंटरमीडिएट तक। आर्ट के सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, मतलब अगर वो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ रहा है और उसके साथ साथ वो इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज के साथ मैथमेटिक्स का, चाहे साइंस का, कोई भी लेकर के स्ट्रीम चल सकता है। तो मैं कहूँगा ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम सब भी बहुत से ऐसे विषय पढ़ना चाहते थे, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो हम सब सोचते थे कि कोई आर्ट का सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हुआ, ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के भी साथ में चले। तो चूंकि वो आर्ट साइंस में होता था तो आप उस तरह चॉइस नहीं कर सकते थे। या हम जैसे मैथमेटिक्स के, हमें बायोलॉजी भी पसंद है, हम मैथमेटिक्स बायोलॉजी 9 से 12 तक साथ में लेकर चल सकते हैं। चलिए इस पे आगे डिस्कस होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आर्ट के छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आर्ट्स ही नहीं, आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स का भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट जो है कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हुए या फिजिक्स के सब्जेक्ट हो वो भी लेकर के पढ़ सकता है। दूसरा है कि स्कूल में जो स्ट्रीम शिक्षा प्रणाली थी वो ख़त्म हो गई। स्ट्रीम शिक्षा प्रणाली आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ बहुत से चल रही थी शुरू से, अब वो समाप्त हो चुके हैं। अब देखिए 5वीं तक हमारी जो सबसे पहली लेटेस्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि 5वीं तक की जो शिक्षा हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में दी जाती थी, अब वहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कोई प्रेशर नहीं होगा। चाहे बड़ा सा बड़ा स्कूल हो, उसके लिए मातृभाषा ही में ही पढ़ाना अनिवार्य होगा और इंग्लिश वहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा सकता है। अब आपके ऊपर इंग्लिश, जो बच्चे अभी हमारे यहाँ आप देखते होंगे चाइना जो जैसा देश है या रसिया जैसा देश है, वहाँ पर उनकी मदर टंग में प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो अब ऐसा प्रेशर नहीं होगा स्टूडेंट्स के साथ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्लास 6 से ही जो बच्चे चाहें वो वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, कंप्यूटर कोडिंग जैसे कोर्सेज सीख सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनको मिल सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर क्लास 6 में मैं हूँ, कोई बच्चा है मेरा, तो हम क्लास 6 में ही उसको सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करा सकते हैं। क्लास 6 में वो पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग संबंधी जैसी चीज़ों को पढ़ सकता है। मतलब वोकेशनल कोर्सेज में उसका महत्व है। और आगे आपको हम और बताते हैं इसमें क्या है। क्लास 6 में ही वो इंटर्नशिप कर सकता है। मतलब जैसे कोई लड़का सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता है, तो वो जाके किसी भी हाई प्रोफाइल कंपनी से इंटर्नशिप जा करके ट्रेनिंग कर सकता है, प्रैक्टिकली ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान गेन कर सकता है। ये इस शिक्षा नीति की, मैं इस शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा बदली शिक्षा नीति, जो बदल दिया गया पूरी तरह एकदम। मतलब कह दें कि 180 डिग्री आपको टर्न कर दिया गया, ऐसे घुमा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि विशेष रुचि में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये मैंने आपको बताया है कि क्लास 6 के बाद बच्चा हमारा, जैसे जापान और चाइना जैसे देश हैं, वहाँ क्लास 6 के बाद वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। मदर टंग के अलावा वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित हुआ, पेंटिंग संबंधित हुआ, वो जाके उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनका इंटर्नशिप ले सकते हैं। स्कूल में उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज का उनको नंबर भी मिलेगा, गेन मिलेगा, उसी में ऐड होगा। सबसे मुख्य आपको बताएं इंपॉर्टेंट, तो क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम परीक्षाएं अब लागू होंगी। वो कब से होंगी, मैं इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा, इसी में ही डिस्कस करूंगा। क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली होगी। तो मैं आपको इजीली बता दूं, अभी तक आप क्या करते थे कि 10+2 होता था, तो 10 तक तो हम कोई भी सब्जेक्ट लेके साथ में चल सकते थे। लेकिन 11th में हमें ये डिसाइड करना होता था कि हम आर्ट साइंस से जाएंगे, कॉमर्स से जाएंगे या साइंस साइड से जाएंगे।
तो अब ऐसा कुछ नहीं है, आप तीनों सब्जेक्ट के, आर्ट साइंस के, कॉमर्स के, साइंस के सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके विषयों को एक साथ लेकर के पढ़ सकते हैं। और यही है सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली, जिसमें 9 से 12 तक हमारा सेमेस्टर होगा। हर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 मंथ में एक एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हर 6 महीना में एक परीक्षा होगा, मैंने आपको पहले बताया है। और दोनों सेमेस्टर के अंक जोड़कर आपको मिलेंगे, दोनों सेमेस्टर के जो भी अंक होंगे वो आपको जोड़ के मिलेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में सेव करके रखिएगा। दूसरी चीज़, छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर भी होगा ध्यान। मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अध्ययन किया, मैंने इसमें देखा कि वहाँ पर नंबर्स को, वहाँ पर बच्चे के एक्टिविटी को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लर्निंग को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, न कि उसके रिटेन या लर्निंग। जैसे मैं कह दूँ कि आजकल जो बच्चों को किसी चीज़ को लर्न करा के, नोट करा के एग्जाम की पद्धति थी, वो ख़त्म करने की पूरी तरह कगार पर है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ बदली शिक्षा नीति, क्योंकि ये बहुत अद्भुत शिक्षा नीति मैं कहूँगा, जो जापान और चाइना की तर्ज पर मैं कहूँगा वो है। कैसे है अभी और आपको सुनना होगा इसके बारे में। तो छात्र के व्यवहार और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, बच्चों को बहुत तरीके से नंबर दिया जाएगा। जैसे सेमेस्टर प्रणाली में 6 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है, एक साल में 2 बार, 9 से 12 तक। तो उसमें एग्ज़ाम के जो प्रोसेस होंगे, मैं आपको सीधे बता दूं, कई तरीके से होंगे। जैसे मैं बता दूं, आपके कुछ तो आपके रिटन पे मिलेंगे, कुछ तो आपके प्रैक्टिकल पे मिलेंगे, कुछ आपके इंटर्नशिप पे मिलेंगे, कुछ आपको आपके टीचर्स नंबर देंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स आपको नंबर देंगे जो आपके साथ बैठे रहेंगे, वो आपका एक्टिविटी पे नंबर देंगे, और कुछ आप स्वयं नंबर देंगे अपने आप को कि मुझे इतने में से कितना नंबर स्वयं को देना चाहिए। हालांकि आप पूरा देने की कोशिश करेंगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये सभी एक्टिविटी पर आपका नंबर पूरा मिलके मिलेगा। तो यही है कि छात्र के व्यवहार पर, और छात्र का व्यवहार कौन देखेगा? टीचर देखेंगे, स्टूडेंट्स, आपके मित्र देखेंगे। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जैसे आप जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं उस पर भी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट मैं बताऊं तो सारी बातों को ध्यान में रख करके होगा रिजल्ट। मैंने बताया आपको रिजल्ट जो बनेगा वहाँ पर आपकी टीचर्स भी, आपकी स्टूडेंट्स भी, आप स्वयं भी अपना नंबर देंगे। आप अपने रिटर्न का जो नंबर होगा, आप अपने इंटर्नशिप का या आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का, हर तरीके से आपको कई तरह से नंबर मिलेगा। तो सारी बातों का ध्यान में रख के ही रिजल्ट बनेगा। प्लस अब देख रहे होंगे रिपोर्ट कार्ड हमारे यहाँ बड़ी वैल्यू होती है। तो रिपोर्ट कार्ड जो असेसमेंट है वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। 360 डिग्री मतलब यही होता है कि जो केवल आपके रिटन मार्क्स पर ना हो, वो हर तरीके से हो। हर तरीके का कहने का सेंस मैं आप एक को बताऊं, मैंने बताया ना, आपको टीचर्स भी नंबर देंगे, स्टूडेंट्स भी आपको नंबर देंगे, आपके फ्रेंड्स भी नंबर देंगे, आपके क्लासमेट्स देंगे, आप स्वयं अपने आप को देंगे, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो सभी 360 असेसमेंट बोलते हैं। वो 360 का अंतर्गत ये बनाया गया है। तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानूंगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह किसी को एक, जैसे मैं कह दूं मेरा रिटर्न अच्छा नहीं गया, मैं नॉलेज रखा था तो मेरा नंबर खराब आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं। हमने प्रैक्टिकल में अच्छा किया, हमने इंटर्नशिप में अच्छा किया, हमारा रिटर्न अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, हमारे फ्रेंड्स से कुछ नंबर देंगे, हम स्वयं भी अपने असेसमेंट का नंबर देंगे। ये सब मिला के होगा, मतलब किसी एक पे कोई निर्भरता नहीं होगी। कोई भी, जैसे पहले क्या होता था कि रिटन में टीचर पे निर्भर करता था, टीचर नंबर अपने लोगों को देता था, नहीं देता था, ऐसा भी बातें उठती थी प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन अब ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। टीचर को भी थोड़ा बहुत नंबर का अधिकार होगा, आपको होगा, आपके फ्रेंड्स को होगा, आपकी क्लासमेट्स को होगा, आपकी स्कूल्स को होगा, आपके व्यक्तित्व पर होगा निर्भर। आगे चलिए मैं देखता हूँ, आपको और बताता हूँ बातें में। अब मैं बता दूं, ये तो प्राइमरी स्टेज की बात हो गई। अब कॉलेजेस के बारे में बात करना चाहें, देखिए अभी मैं बहुत कुछ गहराई में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको ऊपरी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको अभी रिटेन में बाकायदे समझाऊंगा। ये बदली शिक्षा नीति जो है कॉलेज एडमिशन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पर होगा। जैसे आप सुने होंगे कि 12th के बाद जब हम अक्सर किसी कॉलेजेस में जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो यूजी पीजी के कोई कोर्सेज बीएससी एमएससी या बीटेक बी फार्मा कुछ भी होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था कि या तो मेरिट लिस्ट से वहाँ पर सिलेक्शन होता है। जैसे दिल्ली में बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपके 12th के मेरिट पर आपको सिलेक्शन करती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा ये होने वाला है कि आपका मेरिट भी देखा जाएगा,
प्लस अगर आप एक इंट्रेंस देंगे जिसको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट बोल सकते हैं, वो कैट के थ्रू आप अपना इंट्रेंस का जो नंबर पाएंगे वो मायने रखेगा, प्लस आपका मेरिट मिला के तब आपका एक मेरिट बना के आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ऐसा अब नहीं होगा कि अब आप 99% है 98% तो आपको सीट मिलेगा और आपके पास नॉलेज था लेकिन आपका नंबर कम है तो आपको नहीं मिलेगा। आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू 12th के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे वो IIT क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको और कुछ बातें बताते हैं। नेक्स्ट बताएंगे आपको तो बदली शिक्षा नीति में कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो कैट दे सकेंगे। यही चीज़ें मैंने बताया कि अगर आपका कट ऑफ पर जैसे वहाँ पर 100 सीट है तो ऐसा डिवाइड करेंगे वो 50-50 के रेशियो में कि 50 वाले मेरिट्स के स्टूडेंट्स को लेंगे जिनका 12th में मेरिट अच्छा, और 50 ऐसे लोगों को रखेंगे जिनके जो ऐसे सीटें रखेंगे जो कैट एग्जाम के थ्रू देंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी जिनका नंबर कम है, योग्यता अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, नंबर अच्छा नहीं पा पाए या उस समय उनकी तैयारी में कोई कमी रह गई, तो वो जो है अपने कॉलेज में या मनचाहा कॉलेज में जा सकते हैं अगर वो कॉमन एडमिशन टेस्ट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ कराएंगे, जो हमारे कॉलेजेस कराएंगे, इंस्टीट्यूट्स कराएंगे आफ्टर 12th, उनमें आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताएंगे तो बदली शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं के नंबर और कैट के नंबर जोड़ के मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेजेस में तो आपको आपके मेरिट, आपके 12th 9 से 12 तक जो नंबर्स होंगे और इंक्लूडिंग कैट के जो नंबर्स होंगे वो सारे काउंट करके आपको एडमिशन दे सकेंगे। अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूँ, बहुत खुशखबरी की बात मैं बताऊँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स बेचारे होते थे, मैंने देखा है, मैं खुद कॉलेज का टीचर रहा हूँ, मैंने देखा है कि किसी कारणवश चाहे उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे उनकी पारिवारिक में आर्थिक समस्या आ गई, तो वो जैसे BSc में एडमिशन ले लेते थे या BTech में एडमिशन ले लेते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो क्या होता था जब वो पढ़ाई छोड़ देते थे किसी समस्या के कारण और दोबारा नहीं पढ़ पाते थे तो उनको कोई भी सर्टिफिकेट की जो उनकी वैल्यू होती थी वो कुछ नहीं होती थी। लेकिन अब वैल्यू होगी और आपको इस पे जॉब भी मिलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप 1 साल की पढ़ाई कर लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 साल की आपने पढ़ाई करके छोड़ दिया और वो ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, BSc BTech BA में, किसी में BA में लिया या BCom में लिया, और आप 1 साल पढ़ने के बाद उस पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, तो आपको क्या मिलता था? एक केवल मार्कशीट मिलती थी, कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब आपको क्या मिलेगा? मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी कि आप 1 साल पढ़ाई किए और प्लस आप इसको जब चाहे तब 1 साल के बाद डायरेक्ट 4 साल गैप हो जाए, 10 साल गैप हो जाए, आप उसके बाद अपने गैप का प्रूफ दिखा करके, कारण बता करके आप उस 1 साल के बाद आप चाहे जब, जैसे आप 2020 में आपने पढ़ाई छोड़ी है 1 साल करके कोर्स कोई भी, तो आप चाहे 2030 में जा करके उस कोर्स को दोबारा सेकंड ईयर से शुरू कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा अब कोई बाधा नहीं है। तो मैं कहूँगा ये मल्टी एग्जिट है और मल्टी एंट्री में बोल सकता हूँ कि आप कई तरीके से एंट्री करके अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो आप देख रहे होंगे 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा मिलेगा। तो जैसे 1 साल आपने पढ़ाई छोड़ा है तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आपने ग्रेजुएशन की जो 3 साल से 4 साल तक कोर्सेस होते हैं, 3 साल BSc BTech BSc BA वालों के लिए, BCom के लिए, और 4 साल BTech वालों के लिए, अगर आपने सपोज करिए किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश कि आपने दो साल पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी, आपके पास केवल मार्कशीट और अब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो आपको तत्काल डिप्लोमा मिलेगा। तो डिप्लोमा के थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। बहुत से कंपनियां आपको जो मानक बनाएंगी उसके थ्रू भी आप जॉब पा सकते हैं और उसको डिप्लोमा बोला जाएगा, न कि ग्रेजुएट बोला जाएगा। नेक्स्ट आपको बताएं, अगर आपने 3 साल करके पढ़ाई पूरी कर ली तब तो आपको बैचलर डिग्री मिलती है, जिसको हम ऑलरेडी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है, अगर आप 4 साल में 4 साल तक की आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप BSc BA BCom 4 साल के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको केवल डिग्री नहीं मिलेगी, आपको केवल बैचलर की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको सीधे डिग्री मिलेगी, वो भी रिसर्च के साथ मिलेगी। रिसर्च के साथ मतलब आगे चल के आप रिसर्च कर सकते हैं और जो 4 साल के एडमिशन प्रोसेस मिलेगा वही रिसर्च कर सकेगा।
नेक्स्ट अगर आपको बताएं तो कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकते हैं। अब आप देखिए बहुत से लोग होते थे ना कि आर्ट के सब्जेक्ट है तो आर्ट ही साइंस लेते थे 12th के बाद, या साइंस साइड से थे साइंस। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं, आप चाहे जो सब्जेक्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल के ले सकते हैं, संगीत ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, उसके साथ संगीत रख सकते हैं। हालांकि अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि साइंस वाले कोई भी आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते, लेकिन आर्ट वाला कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकता। तो बदली शिक्षा नीति में अगर कोई स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेजेस के साथ बीए में एडमिशन है तो वो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री को भी पढ़ सकता है। ऐसा इस शिक्षा नीति में प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि मैं अभी आपको बोल ही रहा था कि ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट है, मतलब हम जब चाहे इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, जब चाहे तब कॉलेजेस पढ़ाई छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखिए तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं शायद वो ना जान रहे हों, या हो सकता है जान रहे हो। भाई आज के तो डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर तरीके से सबको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहता है ये आज के युग में। तो मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँ तो अब जैसे कि बैंक्स में आप लोन लेते थे तो आपको याद होगा कि बैंक्स में लोन लेने पर क्या होता है। बैंक्स में लोन लेने पर अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपकी लोन चुकाते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ जाती है। आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप समय पर पैसा नहीं चुकाते हैं या आप समय पर पैसा चुकाते रहते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ती है या घटती रहती है। उस क्रेडिट स्कोर से आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी मिलेगी। जैसे अगर हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे कोई पढ़ाई में गैप नहीं, तो हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होगा और हमें जॉब भी आसानी से मिलेगी। अब ये बात उठता है क्रेडिट स्कोर, आप देखे होंगे बैंक के लेन देन से संबंधित है। तो यहाँ शिक्षा में क्या मतलब है? शिक्षा में लेने का मतलब आपको मैं सरल शब्दों में बताऊं तो इससे आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। अब इस क्रेडिट स्कोर का ब्यौरा कहाँ पर होगा तो मैं आपको बताऊँ, आप डिजी लॉकर का नाम सुने होंगे, जहाँ पर सभी तरह के डॉक्यूमेंट सेफली रख सकते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ पर आज भी सीबीएसई से लेके आईसीएसई से लेके तमाम बोर्ड्स के, चाहे सीटेट के मार्कशीट्स हुए हैं या सर्टिफिकेट्स हुए, सारे वहाँ डाउनलोड हैं। इंक्लूडिंग एनटीए द्वारा जो नेट या जेई मेंस के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी डिजी लॉकर में ही सेंड किए जा रहे हैं। तो डिजी लॉकर में एक आपका क्रेडिट स्कोर का ब्यौरा होगा, जिसमें अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी रेगुलर पढ़ाई के बेसिस पर आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, वहाँ पर स्टोर होगा। और इससे जो कोर्स पूरा आप करेंगे, ध्यान से सुनिए, जो कोर्स आप पूरा करेंगे उसके अंक क्रेडिट बैंक की तरह ही जमा होंगे। वहाँ पर आपका एक क्रेडिट बैंक स्वयं का होगा उसमें, जिसपे आप आगे चल के जॉब गेन कर सकेंगे। नेक्स्ट बताएंगे तो आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ा जाएगा, मतलब ये क्रेडिट हमेशा आखिरी डिग्री तक आपके जोड़े जाएंगे, इस स्कूल से लेके आपके, हम कहना चाहेंगे तो आपके आगे पढ़ाई तक, ग्रेजुएशन, रिसर्च आगे तक। नेक्स्ट आपको बताएं तो एक बहुत मेरे मन का है संस्कृत जैसा सब्जेक्ट हम तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन संस्कृत जैसे सब्जेक्ट को आगे नहीं ले जा पाए। मैं आपको बता दूं, मैं खुद इंटर तक संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ा हूं और मुझे संस्कृत बहुत प्रिय रहा है। संस्कृत में मैं अपने सब्जेक्ट में सबसे अच्छा नंबर गेन किया था, लेकिन संस्कृत को मैं आगे नहीं ले जा सका। संस्कृत चूँकि साइंस साइड्स के स्टूडेंट है तो आर्ट साइंस के थ्रू जाइए आप संस्कृत लेकर के, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि संस्कृत को इस शिक्षा नीति में महत्व दिया गया। अब आपको बताएं, संस्कृत केवल एक धार्मिक, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। एक वैज्ञानिक भाषा ऐसे है कि ये कंप्यूटर कोडिंग में आज इसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके जो सूत्र होते हैं, अर्थात इनके जो श्लोक्स होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, वो सबसे कम शब्द में और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ निकालते हैं। जबकि और कोई दुनिया की भाषा है वो कोई भी इतने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, जाने माने हमारे लंदन की यूनिवर्सिटीज़ हैं या अमेरिका की यूनिवर्सिटी, आज वहाँ संस्कृत विषयों का अनिवार्य अध्ययन करा रहे हैं, अनिवार्य तौर से स्कूली बच्चों का अध्ययन करा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ संस्कृत की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रह गई है अब विगत 20 सालों 30 सालों से। लेकिन अब हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति आएगी उससे मुझे भरोसा है कि आने वाले बच्चों को संस्कृत में भी बहुत बल मिलेगा। उस संस्कृत के माध्यम से वो देश विदेश में जाकर के अपने ज्ञान के वर्चस्व पर गर्व करेंगे और लोगों को जानकार बनाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को संस्कृत को बढ़ावा देने की तैयारी है और उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाए जाएंगे। देखिए उच्च शिक्षा संस्थान मतलब अब जैसे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ किसके लिए बता रहा हूँ मैं, आईआईटी जैसे संस्थानों के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चलता ही है। मैं आईआईटी जैसे संस्थानों में बता रहा हूँ कि अगर लड़का आईआईटी से बीटेक करा तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी पढ़ाई वो कर सकता है, उस सब्जेक्ट्स को चुन सकता है जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट मैं बताऊं, हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं बता दूं, आज भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, सिंपल स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं जिनके पास अभी तक संगीत और कला की पीजी तक की मान्यता तक नहीं है। उनके यहाँ पीजी तक ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब संगीत, कला और साहित्य जैसे सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर के आप कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं और इसको बल दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चों को इसमें रुझान होता है। नेक्स्ट मैं बताऊं, फीस को लेके एक नया नियम है। मैं एक चीज़ बता दूं, जो आर्थिक लोग हैं, आर्थिक समस्या से जूझते बच्चे हैं, उनके गार्जियंस हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा ये शिक्षा नीति वरदान है। कैसे वरदान है, मैं आपको बता दूं, फीस को लेके नए नियम बनाए गए हैं। ये नए नियम मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि एक फिक्स रेट होगा, फिक्स फीस होगी, चाहे वो बीटेक के लिए हो, बीकॉम के लिए हो, बीएससी के लिए हो, बीए के लिए हो, एमए के लिए हो, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के लिए हो। एक फिक्स फीस स्कूल के लिए भी हो, वो एक फिक्स फीस बनाई जाएगी और उस फिक्स फीस को ही स्कूल को लेना होगा, चाहे वो निजी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो। मतलब वहाँ पर एक फीस को लेकर के बहुत पॉजिटिव रेफरेंस हम सभी को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो निश्चित फीस से ज़्यादा आप नहीं ले सकेंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे कहने की बात है, बाद में सब कॉलेजेस ले लेंगे। नहीं, ये जो नियम होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें अगर एक फिक्स मानक तय हो जाएगा तो उस फीस की अतिरिक्त आप कोई भी फीस नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसको गंभीर तौर पे आपको बताना चाहूँ तो आपको स्टार्टिंग से मैं अगर गंभीर तौर पे बताऊँ तो शुरू से आप देखिए क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं जो मैंने पेजेस वाइज कलेक्ट करके रखे हैं। देखिए जो आपको बेसिक नॉलेज है ये होना चाहिए, जो आपकी जीके जीएस से लेके हर चीज़ में आपको काम देगा। तो देखिए सबसे पहले कि ये कौन बनाया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारे अभी कैबिनेट द्वारा पास हुआ है। तो ये जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली, मतलब वो अध्यक्ष हैं, और उनकी समिति में पिछले वर्ष अर्थात 2019 में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था और इस दौरान उन्होंने निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था, आपने देखा होगा। और नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय लेकर सार्वजनिक किया गया था और सभी लोग उस पर अपना विचार रखे थे। करीब 2 लाख से ज़्यादा उनको सुझाव प्राप्त हुए और उसी के आधार पर ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है, जिसमें विद्यार्थियों से भी राय लिया गया, जिसमें शिक्षकों से राय लिया गया, बुद्धिजीवियों से राय लिया गया, हर क्षेत्र के, मतलब संगीत, कला, विज्ञान, तकनीकी, हर क्षेत्र के विद्वानों से लेकर स्टूडेंट तक सभी लोगों की सलाह लेकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं कहूँगा बनाई गई है। और इस शिक्षा नीति को देखिए, पहले हमारी सबसे जो शिक्षा नीति तैयार थी वो 1986 वाली तैयार थी और 1986 में जब तैयार थी तो एक बार 92 में उसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। अगर आप कहते हैं तो एक बार संशोधन के बारे में भी बता सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति के विषय में 2014 के लोकसभा चुनाव में जो हमारे बीजेपी की पार्टी थी उसने ये वादा भी किया था कि उसने अपने घोषणा पत्र में कि जब मेरी गवर्नमेंट हमारी बनती है तो हम एक नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे। और मसौदा तैयार होने के विशेषज्ञों ने TSR सुब्रमण्यन के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में विचार किया गया और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री ने तब किया कि जब स्मृति ईरानी ने इसे पास किया था अपने समय में। और मैं आपको अगर स्पष्ट बताऊं तो बहुत ही बेसिक नॉलेज की बात बताऊं तो इसमें मुख्य मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, देखिए 12वीं के बाद तो आप जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, लेकिन आप 12वीं के बाद 2 कोर्सेज में जा सकते हैं, या तो 3 ईयर के कोर्स में या 4 ईयर के कोर्स में। अब आप कहेंगे तो 4 ईयर तो बीटेक वाले करते हैं या डॉक्टरी वाले करते हैं, नहीं। अब आप बीएससी, बीके, बीए, बीकॉम किसी में हैं तो आप 4 साल का अगर कोर्स चुनते हैं तो आपके लिए 1 साल का
पोस्ट ग्रेजुएशन होगा बीए, एमए, एमएससी, और आप डायरेक्ट फिर क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लोग तो बहुत सोच रहे होंगे, अरे सर 4 साल का ये हो गया, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तब रिसर्च में जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हुई, 3 + 2 5। हाँ, बात तो सही है, वही चीज़ है, लेकिन इसमें ये होगा ना, जब 4 साल का जो सिलेबस होगा उसमें आपको पीजी की जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी आपको पहले ही मिल जाएंगे पढ़ने को, जिससे आप पहले तैयार होकर बड़े से बड़े कंपटीशन में बीट करके जल्दी से जल्दी आगे जा सकते हैं। तो 4 साल का जो कोर्स है वो किसके लिए, रिसर्च वालों के लिए, और 3 साल किनके लिए, जो केवल नौकरी में जाना चाहते हैं, जो कोई प्रिपरेशन करके तुरंत ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए। तो शुरू से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 12वीं के बाद इनमें कई सामने विकल्प होंगे, 3 या 4 वर्षीय विकल्प होंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे पाठ्यक्रम होंगे। कई स्तरों पे है, इसमें प्रवेश ले सकेंगे, पढ़ाई छूटने पर अन्य विकल्पों की तरफ आप जा सकते हैं। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उन्हें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, और जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें 3 साल का प्रोग्राम। और लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के बाद 4 साल के डिग्री प्रोग्राम से सीधे पीएचडी या रिसर्च में जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पीएचडी से पहले एक एमफिल कोर्स होता था, 1 या 2 साल का, पहले 1 साल था, बाद में 2 साल किया गया। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो पूरी तरह उसको ख़त्म कर दिया गया है। और कब से ये लागू होगा ये भी मैं बता दूंगा अभी आपको। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, आप कॉलेजों को एक्रीडेशन के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी, मतलब स्वयं प्रमाण स्वयं अपने आप को ग्रेडिंग कर सकते हैं, और उस पर उनको क्या मिलेगा, एक प्लस पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगा तो इसमें एक ही उच्च शिक्षा का रेगुलेटर होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अभी तक यूजीसी और एआईसीटी इसमें काम करता था, अब एक ही रेगुलेटर होगा जिन दोनों को कंडक्ट करेगा। हालांकि इन तकनीकी, कानूनी और चिकित्सा में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, बहुत जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत जानकारी रखता है, कि 2020 में इसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है, 29 जुलाई को आप देख रहे हैं। और उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात, मतलब GER, मतलब आप समझ रहे होंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER जो 50% है, वो 1 से ज़्यादा प्रवेश एग्जिट मूल प्रावधान शामिल है। और ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में कराए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ध्यान से सुनिए आप सब, अब ई पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो अभी तक हम सब के लिए एक बहुत, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं तो हमारे देश के प्रश्न उठता है, हमारे देश की शिक्षा नीति पर कितना GDP खर्च होता है, हमारे सालाना जो GDP आती है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे सुनकर तो देख करके बड़ा अफसोस होता है कि इतनी बड़ी आबादी में इतना % खर्च हो रहा है, लेकिन ये पैसा कम नहीं है अगर सही से ये पूरा पैसा इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी तक मैं बताऊं 4.5% से कम हमारी GDP में पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाता था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई वो 6% है। कुछ तो बड़ा है, हम तो कहेंगे लगभग बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत सफिशिएंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी आबादी अब 140 करोड़ है, और मेरे हिसाब से कम GDP में 10% तो ज़रूर शेयर करना चाहिए था इनको, क्योंकि एक शिक्षा, अगर आप किसी राष्ट्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको अपने GDP में शिक्षा को बहुत मायने रखना होगा। रक्षा को जैसे मायने रखते हैं वैसे ही रक्षा क्षेत्र में मायने रखता है आपका GDP, वैसे ही शिक्षा क्षेत्र में भी मायने रखता है, तभी आपका राष्ट्र आगे बढ़ेगा। चाइना ने भी अपनी शिक्षा नीति में सन 90 में परिवर्तन किया, और आज उसका परिणाम देखिए कि उसकी आज ऐसे उसके बहुत से शहरें हैं जो मैं कहूँगा कि वो स्मार्ट सिटीज़ हैं, और वो आपकी अमेरिका और जापान जैसे देश, विकसित देशों में की तुलना में बहुत अच्छे शहर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में इसमें बताऊं तो ये तो बता ही दिया था, क्लास 5 तक आपको मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं पहले देखता था कि आप सुनते होंगे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, BHU हुआ, या एक आपने सुना होगा कि बहुत से संस्थान होते थे। अब वो सब कभी नहीं सुनने में आएंगे, अब आपको केवल यूनिवर्सिटी शब्द सुनने में आएगा। अब आप ये नहीं सुनेंगे BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है।
राज्य की विश्वविद्यालय वो केंद्रीय संस्थान। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब आपको केवल विश्वविद्यालय सुनने में आएगा और सबको एक ही सिलेबस पढ़ाना होगा, एक ही नियम से चलना होगा, एक ही सिलेबस को फॉलो करना होगा। तो अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बंदा पढ़ेगा वही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बंदा पढ़ेगा, वही सेमेस्टर प्रणाली होगी, वही मूल्यांकन का प्रोसेस होगा, वही पेपर बनाने का नियम होगा, वही सब कुछ होगा। ये इस शिक्षा नीति का सबसे प्लस पॉइंट है। निष्कर्ष में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति मसौदा तैयार किया गया है उसको बदल करके 10+2 के फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है। और सबसे मुख्य जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस के साथ साथ उसमें एक परिवर्तन ये किया गया कि जो हमें मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री जो होती थी उसे एचआरडी मिनिस्ट्री को अब ख़त्म नाम बदल करके उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। हम उसको सीधे बोले एजुकेशन हमारा मिनिस्ट्री है और वही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना सुन के सीधे शिक्षा मंत्रालय सुनेंगे। और सबसे मुख्य आपको हम बता दें, हमारे यहाँ पहले जो 10+2 का फॉर्मेट होता था वो ख़त्म हो चुका है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब 10+2 के स्थान पर क्या होगा, 5+3+3+4। ये क्या है 5+3+3+4? तो मैं सीधे आपको बताऊँ तो 5 का क्या मतलब है। 5 का 3 पार्ट में बांट सकते हैं हम। 5 का मतलब है कि एक प्री प्राइमरी और एक प्राइमरी, ठीक है। तो प्री प्राइमरी में क्या है, प्री प्राइमरी में जैसे आप जानते थे यूजी एलकेजी यूजी आप पढ़ते थे तो वो होता था। तो यहाँ पर 3 साल आप समझिए क्या क्या पढ़ेंगे, एलकेजी यूजी और क्लास फर्स्ट तक पढ़ेंगे। ये प्री प्राइमरी होगा 5 में से। और बाकी जो 2 होंगे वो होंगे 2 और 3 होंगे। क्लियर है। और बाकी 3 जो आप देख रहे हैं 3 क्या होंगे, 3 4 5 हो जाएंगे। और बाकी 3 हमारे क्या होंगे, 5+3 8 हो जाएगा, 8 क्लास तक हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे 4 होंगे मतलब 9 10 11 12, वो 4 किसके लिए, 8+4 मतलब 12, 9 से 12। तो इस तरह शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। देखिए ध्यान से पढ़िए, पहले 5 साल में प्री प्राइमरी 3 साल और कक्षा 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज पर, फिर 3 साल को 3 से 5 चरणों में, 3 से कक्षा 3 से 5 की तैयारी में विभाजित किया गया, मतलब उस कई चरणों में बांटा गया है। और इसके बाद 3 साल मध्य चरण, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बीच में 3 साल है एक, वो 3 साल क्या है 6 to 8 है। और फिर अगला जो 4 साल है वो 9 से 12 में उसे डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छा है मैं तो कहूँगा। और दूसरी चीज़ 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2040 तक चाहे हमारे आईआईटी हो, चाहे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो हो, सभी पर हर तरह की शिक्षाएं होंगी, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, चाहे हमारे टेक्निकल कोर्सेज हो, वोकेशनल कोर्सेज हो, सारे चलने वाले हैं। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 2035-30 तक एक लक्ष्य बनाया गया है कि हर जिले में एक अपना सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। मतलब हमारे जिले में, हमारे हर जिले में, देश के हर जिले में 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में एक हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पर हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो। नेक्स्ट मैं बताऊं, संस्थानों को पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो सार्वजनिक स्थानों के विकास पर जोर देगा, मतलब हमारी तत्कालिक परिस्थितियों पे भी निर्भर करेगा। और संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट बताएं तो उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और सभी विश्वविद्यालय को अब सिर्फ विश्वविद्यालय माना जाएगा। अब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये कुछ नहीं सुनने में आएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी, अब सीधे विश्वविद्यालय सुनने में आएगा। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 और 4 वर्ष के कोर्सेज के बारे में। तो चलिए ये सब तो चर्चा हो गई। तो आज का जो मैं वीडियो बताऊंगा ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को लेकर के था। हाँ, महत्वपूर्ण बात तो रह गया, महत्वपूर्ण बात ये रह गया, ये लागू कब से होगा। तो लागू मैं बता दूं, ये हमारे अभी मोदी कैबिनेट ने इसे पास किया है कल ही, और इसके 1 साल पहले इस पर बाकायदे 2 साल से अध्ययन हो चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षा नीति है
अब इस शिक्षा नीति को एक कानून बनाने के लिए कैबिनेट ने पास किया। अब कानून बनाने के लिए हमारे संसद में जाएगा। हमारे दोनों सदनों में जब ये पास हो जाएगा तब इस पर पूरी तरह जाकर के राष्ट्रपति इस पर मोहर लगा देंगे और राष्ट्रपति द्वारा कानून बनने के बाद इस शिक्षा नीति को हर संस्थान, हर केंद्र सरकार या हर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शासित प्रदेश को फॉलो करना होगा और उसको जो है फॉलो ही नहीं करना होगा, उसको अप्लाई भी करना होगा। मतलब इसको आने में मैं सही बताऊं तो 2021 है, 2021 के नए सत्र में आप इस तरह की पद्धति को अप्लाई देखते हुए पाएंगे। तो 2021 से ये अप्लाई हो जाएगा। बस आपके लिए मैं यही सूचित करूंगा। और आज के वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बताया है। अभी मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, उस पर मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं शिक्षा नीति में मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन मैं उन सभी बातों को लेकर के तभी आऊँगा जब आपका ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप कमेंट करेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, या आपको लग रहा है कि कुछ बातें और भी इसमें शिक्षा नीति में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सही है गलत है आपके हिसाब से, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ डिस्कस करिए। हम आपका रिप्लाई करेंगे। आपको अगर और कोई भी डाउट्स ना समझ में आया हो तो मैं भी उसको डिस्कस करूंगा अपने इस चैनल पर। और आने वाले समय में मैं अभी उस शिक्षा नीति को बाकायदे अभी उसके एक एक पॉइंट को अध्ययन कर रहा हूँ। अगर उसमें और भी कुछ चीज़ें मुझे आपको मिलती हैं तो मैं उसको लेकर के भी आऊँगा। अभी तो मैं आपके सामने पॉजिटिव लेके आया हूँ, उसके निगेटिव वाले भी चीज़ें रह गई है, मैं उसको भी लेकर के आऊँगा। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर BSc MSc के कंटेंट मैं जल्द ही डालूंगा। आप धैर्य बनाए रखिए। अभी पेपर टल चुका है, मेरा लक्ष्य है कि जल्द ही आपको मैंने अभी तक BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और MSc प्रीवियस तक के सारे लगभग हर चैप्टर्स के वीडियो डाल रहा हूँ मैं पेपर्स पर। जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पे जरूर वॉच करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।